ठीक है, न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज। क्या नाम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं हमारी कैसी वेव्स हैं? मैकेनिकल वेव्स हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी वेव्स हैं? हमारी मैकेनिकल वेव्स हैं। पहली बात तो अच्छा, आप लोग सब ने 8th क्लास में 9th क्लास में अपन पढ़ते थे कि जो साउंड वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स और लाइट वेव्स, मतलब जो अपन बोलते हैं ना, आवाज जाती है एक जगह से दूसरी जगह, वो साउंड वेव्स होती हैं। और लाइट जो भी है, सनलाइट, अपनी इंफ्रारेड रेज, वो सब सारी लाइट वेव्स हैं। इनमें क्या डिफरेंस होता है? साउंड वेव्स और लाइट वेव्स में क्या डिफरेंस होता है? कोई बता सकता है? साउंड वेव और लाइट वेव में क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है? नो? लाइट देखो, एक सरल रेखा से गति करता है और ये हाँ, यस, देखो जो साउंड वेव और लाइट वेव है इनमें क्या रिलेशन? यस, यस, गुड आफ्टरनून। कोई डाउट शिल्पा? ओके। नो मैम। दो जो हमारी साउंड वेव है ना, जैसे कि आपको बोलना है, आप यहाँ पे अर्थ पे हो, आप मेरे सामने खड़े हो, मैं कुछ बोलूंगी तो आपको सुनाई पड़ जाएगा। क्यों सुनाई पड़ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे मीडियम है। मीडियम है मतलब यहाँ पे एयर है, ठीक है, बीच में एयर है। तो जो साउंड वेव्स रहती हैं उन्हें एक ना एक मीडियम चाहिए रहता है बीच में बोलने के लिए। आप मान लो मून पे खड़े हैं, मून पे दो लोग खड़े हैं। अब जब मून पे जो दो लोग खड़े हैं, एक इंसान बोलेगा तो दूसरा सुन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मीडियम नहीं है। ठीक है, तो जो साउंड वेव्स होती हैं उनको मीडियम चाहिए रहता है ट्रेवल करने के लिए। अच्छा, अब अगर अपन लाइट वेव्स पे आए तो लाइट वेव्स को मीडियम की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि सन से अर्थ तक बीच में क्या है? बीच में वैक्यूम स्पेस है, कोई जगह खाली है, बीच में कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी जो लाइट है वो अपन तक आ रही है, अर्थ तक आ सकती है। तो लाइट वेव्स जो हैं इन्हें कोई मीडियम नहीं चाहिए रहता प्रोपोगेट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो साउंड वेव्स हैं इन्हें मीडियम चाहिए, कोई पार्टिकल चाहिए ना, ये पार्टिकल के थ्रू आगे बढ़ती हैं। तो साउंड वेव्स को हम क्या पढ़ते थे पहले कि साउंड वेव्स कैसी वेव्स हैं? मैकेनिकल वेव्स हैं। साउंड वेव्स कैसी वेव्स हैं? अपनी मैकेनिकल वेव्स हैं। इन्हें कुछ ना कुछ पार्टिकल के थ्रू ये आगे प्रोपगेट होती है ना, इन्हें मीडियम भी चाहिए रहता है। और लाइट वेव है, ये कैसी वेव्स है? ये मैकेनिकल वेव्स नहीं है, नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं, इन्हें किसी पार्टिकल की जरूरत नहीं है। ये ही हमारी लाइट वेव कौन सी तरीके की वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़े। जैसे सन से लेकर अर्थ तक हमें आ रही है लाइट, हमारे पास आ रही है, ठीक है, लाइट आ रही है वेव के फॉर्म में, तो ये कैसी वेव है? हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। राइट? क्लियर? नाम से ही समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी इसके नाम पे और जाएंगे, अभी सिर्फ ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है, कि जो हमारी लाइट वेव है, हाँ, जो हमारी लाइट वेव है वो कैसी वेव है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, अब देखो ये जितना भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, उस सब में जितना भी हम पहले पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा हमने, हमने कैपेसिटर पढ़ा, संधारित्र, ठीक है, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने देखा, फिर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म देखा। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में अपन ने क्या देखा? एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आई करंट जा रहा है, तो एक पर्टिकुलर पी पॉइंट पे क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, कैपेसिटर में अपन ने क्या देखा? ये कैपेसिटर है, क्या स्टोर करके रखेगा? एनर्जी को स्टोर करके रखेगा। बहुत सारे तरीके के कैपेसिटर देखे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने गॉस थ्योरम देखी। ऐसी बहुत सी चीजें हम पढ़ चुके हैं ना। तो अभी हमें इस यही सारे को मिला देता है। ये जितने भी हमने यूनिट्स पढ़े हैं, इन्हें इंटीग्रेट कौन कर रहा है? इन्हें मिला कौन रहा है? कंबाइंड इफेक्ट हम किस में पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। किस में पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। किसने किया दिया ये कॉन्सेप्ट? मैक्सवेल ने। ठीक है, किसने दिया ये कॉन्सेप्ट? मैक्सवेल ने। सुना होगा कभी मैक्सवेल के समीकरण, मैक्सवेल के इक्वेशन। ठीक है, तो अब आते हैं इसके ना इंट्रोडक्शन पे। नाम से ही हमें पता चल रहा था वैसे तो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
कैसी वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में नाम से ही पता चलता है कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स हो। ठीक है, तो इसका ये हमारी एक EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल है। कैसे, क्या कहना चाह रहा है इस डायग्राम में कि अगर ये मेरी इलेक्ट्रिक वेव्स हैं, ठीक है, ये जो व्हाइट है मैं ग्रीन से कर रही हूँ, अब ये अगर मेरी इलेक्ट्रिक वेव्स हैं, कौन सी हमारी वेव्स? इलेक्ट्रिक वेव्स अगर एक्स वाई एक्सिस पे प्रोपोगेट हो रही हैं, ठीक है, अगर हमारी इलेक्ट्रिक वेव वाई एक्सिस पे है और आपकी जो मैग्नेटिक वेव है ये कौन सी एक्सिस पे है? जेड एक्सिस पे है, तो आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है, तो आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मतलब किस डायरेक्शन में जाएगी वेव, ठीक है, अगर आपकी इलेक्ट्रिक वेव वाई एक्सिस पे है, मैग्नेटिक वेव जेड एक्सिस पे है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होगा आपका? म्यूट कर लीजिए प्रेरणा। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आपका क्या होगा? एक्स एक्सिस पे। देखो, और ये दोनों वेव्स जो हैं आपकी इलेक्ट्रिक वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपस में एक दूसरे के राइट एंगल पे होती हैं। राइट एंगल पे मतलब एक दूसरे के लंबवत होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। इतना क्लियर? इतना क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी वेव्स हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिसमें दोनों तरीके की वेव्स होती हों। कौन कौन सी तरीके की? इलेक्ट्रिक वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स, और आपस में ये दोनों आपस में कैसी हो? लंबवत हो, राइट एंगल्स पे हो, परपेंडिकुलर हो। फिर देते हैं ये कॉन्सेप्ट, फिर क्या कॉन्सेप्ट देते हैं? ये कॉन्सेप्ट देते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक वेव्स आपकी वाई एक्सिस पे हैं, मैग्नेटिक वेव्स आपकी जेड एक्सिस पे हैं, तो जो वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल होगी? किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी? आपकी एक्स एक्सिस पे ट्रेवल करेगी। अच्छा, इससे आपको एक और चीज याद आना चाहिए कि इसका मतलब अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन निकालना है कि किस डायरेक्शन में आपकी वेव जा रही है, किस दिशा में आपकी वेव जा रही है, तो आप इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव का क्या निकाल देंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। अपन ने वेक्टर पढ़ा था, याद आ रहा है? सदिश और अदिश जब पढ़ा था तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखा था, ऐसे आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे क्या होता था? आई क्रॉस जे क्या होता था? के। आई क्रॉस जे हमारा के होता था। ठीक है, देखो ये वैसा ही है कि अगर हमारी ये इलेक्ट्रिक वेव वाई एक्सिस पे हो, वाई एक्सिस मतलब जे कैप, और मैग्नेटिक वेव जेड एक्सिस पे हो मतलब के कैप, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता? जे क्रॉस के अपना क्या आ जाता? आई। ठीक है, आई कैप कौन सी एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर है? एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? ये समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंट्रोडक्शन हो गया। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हमारा कैसे आया? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बोला एम्पियर ने, या हम बात करें बायोट सेवर्ट की, ठीक है, इन सब ने हमें बताया कि अगर कोई आपके पास वायर है, ठीक है, वायर है और उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके आसपास क्या होगी? उसके आसपास क्या होती थी? मैग्नेटिक फील्ड होती थी, चुंबकीय क्षेत्र होता था, है ना? उसके आसपास क्या होता था? मैग्नेटिक फील्ड होती थी। ठीक है, अब एम्पियर्स आए। एम्पियर्स ने एम्पियर सर्किट का रूल क्या कहता था कि बी डी एल क्या होगा? म्यू नॉट आई होगा। बी डी एल क्या होगा? म्यू नॉट आई होगा। ये उन्होंने एम्पियर्स ने ये बात बोली कि बी डी एल कितना होगा अपना? म्यू नॉट आई होगा। इसके बाद एक आए थे मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल आए, उन्होंने बोला कि जैसे कि एक करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से सुनना, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, इसी प्रकार से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करें, उल्टा सोचा उन्होंने कि इसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करें तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए। तो उन्होंने ये बात बोली कि अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। इतनी ये बात समझ में आई? क्या बोल रही हूं मैं कि अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। मतलब ये दोनों एक दूसरे पे
एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक की वजह से दूसरी आ सकती है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड। ये कॉन्सेप्ट दिया मैक्सवेल ने। लेकिन उस टाइम पे ये कहा जाता था कि सिर्फ किसी ना किसी करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। क्या कहा जाता था कि किसी ना किसी करंट की वजह से ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती थी, तो उनकी बात कोई सुनता ही नहीं था। तो उन्होंने फिर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखा। क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखा कि जैसे कि एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर में दो प्लेट्स रहती हैं, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, राइट? ठीक है, यस, आप लोगों को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? नो मैम। ओके, हाँ ठीक है। उन्होंने मैक्सवेल ने क्या परफॉर्म किया अपनी बात को प्रूव करने के लिए? अपनी बात को, कौन सी बात उनकी, कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होती है। उन्होंने ये प्रूफ करने के लिए कैपेसिटर लिया, ध्यान से सुनना। उन्होंने कैपेसिटर लिया और उसमें आई करंट फ्लो होगा। ठीक है, कैपेसिटर में एक एसी सोर्स है अपन का, तो करंट फ्लो होगा। अब आई करंट फ्लो होगा तो उन्होंने इस आई, ये जो कंडक्टर है अपना, देखो ये एक वायर है, इस वायर में क्या है, आपका करंट फ्लो कर रहा है। तो बायोट सेवर्ट लॉ क्या कहता था? अपना बायोट सेवर्ट लॉ क्या कहता था कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास क्या होगी? उसके आसपास क्या होगी? यस, एक करंट कैरिंग वायर है जिसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड, राइट? उसके आसपास क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम किस फॉर्मूले से निकालते थे? म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले से हम निकालते थे। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो उन्होंने एक कंपास लिया मैक्सवेल ने और इस कंडक्टर के पास रखा। ठीक है, कौन से कंडक्टर के पास? ये ए बी जो कंडक्टर है, ए बी कंडक्टर के पास उन्होंने एक कंपास रखा। तो उन्होंने ये देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। कोई नई बात नहीं है, बायोट सेवर्ट तो ये पहले बता चुके थे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने फिर ये पॉइंट लिया, सी डी पॉइंट लिया। अब इसमें भी करंट फ्लो हो रहा था, उन्होंने वो कंपास यहाँ रखा। तो ये भी एक वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो बायोट सेवर्ट के अकॉर्डिंग इसके आसपास क्या होनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। ठीक है, कंपास में फिर डिफ्लेक्शन हुआ। तो उन्होंने बोला अच्छी बात है कि हाँ, बायोट सेवर्ट सही थे। उन्होंने बोला कि कंडक्शन होना चाहिए, आसपास मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड थी। अब इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, देखो यहाँ पे बीच में वैक्यूम प्लेस है ना। हम चाहें तो कोई डाइलेक्ट्रिक भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कहा पैरेलल प्लेट के बीच में खाली जगह रहती है। उन्होंने क्या किया, अब जो ये कंपास था उस कंपास को बीच में रखा। कहाँ पे रखा कंपास को? बीसी के बीच में रखा। देखो अभी तक, उस जमाने में जब तक क्या माना जाता था, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ही क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी। देखो अभी तक हमें पता है कि वायर होगा तभी तो करंट फ्लो होगा ना। अगर कोई ना कोई वायर है तभी करंट फ्लो होगा। अब करंट फ्लो होगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी। लेकिन उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये कंपास भी डिफ्लेक्ट हो रहा था। अब जब सवाल, उन्होंने ये अपनी बात को ऐसे प्रूव किया कि जब बीच में करंट ही नहीं है तो कंडक्शन की बात कैसे आई? जब बीच में करंट ही नहीं है तो फिर कंपास डिफ्लेक्ट क्यों हुआ? फिर उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? पॉइंट समझ में आया? ये था मैक्सवेल का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या प्रूफ किया? इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किया। अब देखो यहाँ पे असल में एक्चुअली हो क्या रहा है। एक्चुअली यहाँ पे देखो, इस एसी सोर्स का कमाल है। एसी सोर्स क्या होता है? एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, फिर एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल होती है। ठीक है, दो साइकिल्स होती हैं। देखो यहाँ से चार्ज करंट फ्लो होगा पहले, अगर मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा। ये एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, तो इसके आसपास
आसपास क्या क्रिएट हो जाएगी, इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। क्या क्रिएट हो जाएगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। वो यही तो कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। ये उनका एक्सपेरिमेंट था। किसी को कोई डाउट है? ऐसे उन्होंने ये प्रूफ किया कि कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, चेंज होती रहती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। क्लियर है? इतना क्लियर है? यस, क्लियर है इतना? कोई डाउट किसी को? यस, कोई डाउट? ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये तो इसका जस्ट इंट्रोडक्शन था। तो उन्होंने अपनी पॉइंट ऐसे प्रूफ किया, उन्होंने बोल दिया कि जब भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो क्या प्रोड्यूस होगी, आसपास क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, उन्होंने ये बात सबके सामने रखी। लेकिन जब सिर्फ यही माना जाता था कि करंट होगा, जब कुछ ना कुछ करंट होगा तो ही वो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी। सिर्फ क्या माना जाता था कि अगर करंट है तभी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये माना जाता था। ठीक है, ये पॉइंट प्रूफ करने के बाद भी फिर उन्हें किसका सहारा लेना पड़ा? फिर उन्हें सहारा लेना पड़ा किसका? डिस्प्लेसमेंट करंट का। इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये उन्होंने अपना पॉइंट प्रूफ कर दिया। लेकिन फिर भी इतना उन्हें अटेंशन नहीं मिला, क्योंकि उस जमाने में सब क्या मानते थे कि करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो उन्होंने किसका कॉन्सेप्ट दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट का। तब उन्होंने किसका कॉन्सेप्ट दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट का। अब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? सुनो, देखो डिस्प्लेसमेंट करंट में क्या कहते हैं कि देखो यहाँ पे वायर है, करंट होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, यहाँ पे वायर है तो करंट होगा हमारा। एक वायर में अगर चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ऐसे यहाँ पे भी कंडक्टर था तो यहाँ पे भी हमारा करंट होगा। तो इस करंट का उन्होंने नाम रख दिया, इस करंट का उन्होंने क्या नाम रख दिया? कंडक्शन करंट। किसी वायर की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसका नाम रख दिया कंडक्शन करंट। और ये जो बीच में डिफ्लेक्शन हुआ था, यहाँ पे तो कोई करंट था ही नहीं। यहाँ पे तो क्या जगह है? कुछ ना कुछ वैक्यूम है, वैक्यूम कह लो या कोई मीडियम कह लो। यहाँ पे फ्री स्पेस है। इस फ्री स्पेस में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका नाम उन्होंने रखा डिस्प्लेसमेंट करंट। इस फ्री स्पेस में जो करंट फ्लो हो रहा था उसका नाम क्या रखा? डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही थी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। क्लियर? इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। और फिर उन्होंने एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई भी किया। एम्पियर सर्किटल लॉ कोई बताएगा क्या होता है? यस, हम पढ़ चुके हैं। एम्पियर सर्किटल रूल कोई बताएगा क्या होता है? यस, अमान, शुभम, शिल्पा, वर्षा। समाकलन BDL यस, समाकलन BDL is equal to mu naught I. यस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अभी तक क्या कहते थे कि एम्पियर सर्किटल रूल क्या होता है? BDL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। लेकिन उन्होंने एम्पियर्स को गलत प्रूफ किया। उन्होंने बोला कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ये इनकंसिस्टेंट है, पूरा नहीं है। देखो, अगर सिर्फ हम एम्पियर सर्किटल रूल की बात करते, उन्होंने क्या बोला था कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है AB पॉइंट पे। ठीक है, क्या बोलते थे? अगर इस AB पॉइंट पे करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इस CD पॉइंट पे करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, ये भी ठीक है। लेकिन एम्पियर्स ने बोला था जब तक करंट है जब तक मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन यहाँ पे तो कोई करंट था ही नहीं ना,
तो उन्होंने एम्पियर को गलत प्रूफ कर दिया। किसने एम्पियर को गलत प्रूफ कर दिया? मैक्सवेल ने। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे कौन सा करंट है? डिस्प्लेसमेंट करंट है। ठीक है, इतना समझ में आया? और उन्होंने फिर मॉडिफाइड फॉर्म दिया। मॉडिफाइड फॉर्म क्या है हमारा? BDL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IC प्लस ID। ठीक है, BDL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IC प्लस ID। ये था मॉडिफाइड फॉर्म किसका? एम्पियर सर्कुलर रूल का। इसे क्या कहते हैं? मैक्सवेल एम्पियर्स इक्वेशन या मैक्सवेल एम्पियर्स रूल। क्लियर? कोई डाउट है किसी को? नो मैम। यस शिल्पा, तमन्ना, पंकज, शुभम? कोई डाउट नहीं मैम। ओके ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देख लिया कि अगर कोई हमारे पास एक ऐसा रीजन है, ठीक है, जैसे कि उन्होंने कैपेसिटर से ये चीज प्रूव की थी कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? टाइम वेरिंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? टाइम वेरिंग है, बदल रही है टाइम के साथ। अब ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? आपके पास कैसा सोर्स है? AC सोर्स है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग है तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अच्छा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड या तो ऐसे बोल लें या तो ऐसे बोल लें कि डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट समझना है तो कहाँ पे आके हम रुक रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट पे। ठीक है, तो अब हमें डिस्प्लेसमेंट करंट पता चल गया। डिस्प्लेसमेंट करंट कैसा करंट है? किसी वेरिंग, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। ये क्या हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन? द करंट प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो क्या अब इस डिस्प्लेसमेंट करंट का हमें फॉर्मूला चाहिए? ठीक है, आगे अभी पूरा इसी पे ही डिपेंड होने वाला है चैप्टर, क्योंकि इससे ही हमारा समझ में आ रही है हमें बात कि मैक्सवेल ने ये कैसे प्रूफ किया कि जो हमारा एम्पियर्स रूल है वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? एनी आइडिया? कोई बताएगा डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या बोल रहा है? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारा जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? अगर मैं बात करूं इन प्लेट के बीच में, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसकी वजह से होगी? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी? हमने इसका डेरिवेशन किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यस, बताएं फॉर्मूला। अरे पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये सिग्मा क्या था? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज Q by A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारी क्या हो जाती है? Q by A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या चेंज होने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने वाली है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है। अब यहाँ से उल्टा सोचो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कब होती है? अगर या फिर हम बोले कि करंट हमें प्रोड्यूस करना है कहीं पे, तो करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? जब फ्लक्स चेंज होता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ते हैं ना, जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक करंट इंड्यूस होता रहेगा। तो फ्लक्स की डेफिनेशन पे अगर जाएं हम, तो फ्लक्स क्या होता है हमारा? फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? मैंने पहले ही बोला कि ये चैप्टर पूरे
12th के अभी तक हमने जितने चैप्टर पढ़े हैं उन सब का इंटीग्रेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फ्लक्स की डेफिनेशन, फ्लक्स की डेफिनेशन, अगर हमारे पास कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसमें से जितनी इस पर्टिकुलर एरिया में से, संख्या, हाँ यस, इस पर्टिकुलर एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगी उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स? E इंटू ए। क्लियर? क्लियर? क्लियर। हाँ, अब गॉस थ्योरम के हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक और डेफिनेशन होती थी, क्या होती थी? यस, आज तो लोगों का थोड़ा टेस्ट है ना, पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ, गॉस थ्योरम के हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल्स टू, मैम यस शिल्पा, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। विद्युत फ्लक्स, मैम वो उसमें ना वो 1/ε0 गुना होता है। यस, चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, मतलब Q/ε0। यस, ठीक बोला। ठीक है, तो हमारा क्या लिख सकते हैं हम? फ्लक्स इज इक्वल्स टू, फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q/ε0। ठीक है, अब देखो मुझे क्या चाहिए? करंट चाहिए। ठीक है, करंट और चार्ज में क्या रिलेशन है? करंट और चार्ज में क्या रिलेशन है? जब करंट किसके साथ चेंज होता है? टाइम के साथ, सॉरी, जब चार्ज टाइम के साथ चेंज होता है तो करंट प्रोड्यूस होता है। तो मुझे अगर आईडी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट करंट चाहिए, तो मुझे दोनों जगह किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? टी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोला? द रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखो अब यहाँ पे देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, है ना? Q/D होता है ना करंट। तो दोनों जगह हमने अगर डिवाइड करा तो हमें क्या एक्सप्रेशन मिल गया? एक्सप्रेशन कितना है? d∅/dt इज इक्वल्स टू ID/ε0। यस, कोई कुछ कह रहा था? ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? d∅/dt इज इक्वल्स टू ID/ε0। यहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन मिली, फॉर्मूला मिला, कितना हो गया? ε0 इंटू d∅/dt। कौन सा फ्लक्स है ये याद रखना। यहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना, ये कौन सा फ्लक्स है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है। कंफ्यूजन होती है यहाँ पे बच्चों को, यहाँ पे हमेशा आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स रखना है। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया ε0 इज इक्वल्स टू d∅/dt। क्लियर? क्लियर? कोई डाउट? यस, समझ में आया? आगे बढ़े। ओके, ठीक है, अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया अभी, और भी इसके फॉर्म्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ C, इन टर्म्स ऑफ V, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, है ना? तो उसको भी देखेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सबको अभी देखते हैं। सबसे पहले इस पे अगर न्यूमेरिकल देखना चाहें तो मान लो आपको फ्लक्स दे दिया, हमें डिफरेंशिएशन दिख रहा है। अगर फ्लक्स आपको दे दिया 2t² प्लस 3t प्लस 5t, ठीक है, और बोला t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे बताइए डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, हमें दिख रहा है कि डिफरेंशिएशन है, d/dt है, किसका? फ्लक्स का। अगर आपको फ्लक्स की ऐसी इक्वेशन दे दी या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में दे दिया तो आप लोगों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? एनी आइडिया? सॉल्व करो, 1 मिनट दिया, आंसर बताओ क्या होगा। डिफरेंशिएशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सॉल्व होगा? आईडी निकालना है। ε0 की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, d/dt ऑफ क्या दिया है हमें? 2t² प्लस 3t प्लस 5t।
ठीक है, ऐसे ही मैंने क्वेश्चन ले लिया अपने हिसाब से। आप क्या कर दें, इसका जस्ट डिफरेंशिएशन कर दें और टी की जो पर्टिकुलर वैल्यू दी है वो रख दें। तो हमारा ये हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू, देखो 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4t। यस, वेरी गुड। तो ये हमारा हो जाएगा 4t प्लस 3t का डिफरेंशिएशन 3, यस, और 5t का डिफरेंशिएशन 5। किसी, अगर हमारे पास सिर्फ t है ना, लीनियर फंक्शन है, तो किसी लीनियर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 1। ठीक है, और किसी को अगर हमारे पास कुछ x टू दी पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x टू दी पावर n-1। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट कितना हो जाएगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 4 इंटू टी। कितने टाइम पे डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा था हमसे, हमसे पूछा 5 सेकेंड पे, तो टी की जगह क्या रख दें, 5। तो 4 इंटू 5 प्लस 8। अब इसे फर्दर सॉल्व कर लें। दिस विल बी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 प्लस इंटू 28। ठीक है, अब ये बाकी की कैलकुलेशन है, आप लोग कर लिएगा। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया। ये था पहला फॉर्म, मैम ये था पहला फॉर्म डिस्प्लेसमेंट करंट का। लेकिन इसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट करंट के और भी फॉर्म हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, अगर आपको कभी वोल्टेज दे दिया, देखो इस क्वेश्चन में, मैं पहले क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका जो सेपरेशन है, इसका सेपरेशन कितना है, 1 मिलीमीटर। दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में कितना सेपरेशन है, 1 मिलीमीटर सेपरेशन है। आपको एरिया दिया है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट। कैपेसिटर के अक्रॉस विभव कितना दिया है, 200 वोल्ट, और टाइम दे दिया 1 सेकेंड, और आपसे बोला डिस्प्लेसमेंट करंट निकालिए माइक्रो एम्पियर में। अभी अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा वो किस टर्म में था, फ्लक्स के टर्म में था। वो क्या था, d∅dt। अब इस फाई से आप चाहो तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिख सकते हो, इसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चन बनता है। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि इसको आप वोल्टेज के टर्म में दिया हो, आपको ये किस टर्म में दिया हो, वोल्टेज के टर्म में दिया हो। या एक और तरीका होता है, थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल बनता है, जब आपको कैपेसिटर दिया हो। ठीक है, तीनों तरीके, एक क्वेश्चन हम देख चुके हैं फ्लक्स के टर्म में। ठीक है, 4 तरीके से ये ऑलमोस्ट पूछा जाता है। देखो, अब हमें वोल्टेज दिया है तो हम क्या करेंगे, सोच के बताना। अगर हमें वोल्टेज दिया है तो हम फ्लक्स की जगह क्या रख सकते हैं, क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर हमें फ्लक्स दिया है, सॉरी, अगर हमें वोल्टेज दिया है तो हमें आपको इसे किस फॉर्म में करना पड़ेगा, अब हमें इसे V के फॉर्म में करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फ्लक्स दिया था, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट, देखो यहाँ पे कोई टाइम वेरिंग चीज तो दी नहीं है, हमें कांस्टेंट दिए हैं। तो इस फॉर्म को, इस फॉर्मूले को सबसे पहले सिंपल वर्ड्स में लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा, फ्लक्स अपॉन टाइम। ठीक है, कोई टाइम डिपेंडेंट फंक्शन नहीं है, तो ये हो जाएगा फ्लक्स अपॉन टाइम। अभी मैंने बताया था, इसलिए ये फॉर्मूला मैंने पहले ही लिख दिया था। यहाँ पे इन दोनों का इतना यूज नहीं था, लेकिन इसलिए मैं पहले एडवांस में लिख दिया था। देखो यहाँ पे फ्लक्स मैंने क्या लिखा, E इंटू ए। फ्लक्स का तो मतलब यही होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू ई इंटू ए डिवाइडेड बाई टी। अब ध्यान से देखो, हमें टाइम दिया है, अगर अब हम इसको देखें तो हमें टाइम गिवन है 1 माइक्रो सेकेंड, राइट। हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, हमें एप्सिलॉन नॉट भी गिवन है, लेकिन अभी भी हमें क्या परेशान कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परेशान कर रही है। तो हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है आपको, सेपरेशन डिस्टेंस दिया है, डी की वैल्यू दी है कि दोनों प्लेट्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, और एक चीज एक्स्ट्रा क्या हो रही है, वी। तो कोई मुझे बताएगा रिलेशन, रिलेशन बिटवीन ई वी एंड डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल और डिस्टेंस, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस का क्या रिलेशन होता है। यस, कोई आइडिया, यस, कोई आइडिया। हमने पढ़ा है ये भी।
V इज इक्वल्स टू क्या होता था, E इंटू डी। V इज इक्वल्स टू क्या होता था, E इंटू डी। तो यहाँ से अगर हम E की वैल्यू निकाल लें तो E कितना आ जाएगा अपन का, V बाई डी। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू V बाई डी। अगर बोर्ड क्लासेस की बात करें तो हमेशा ये डेरिवेशन आता भी है। तो यहाँ पे अब हम ये E की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट V बाई डी A बाई टी। ठीक है, ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट इन टर्म्स ऑफ V। अगर आपको पोटेंशियल दिया है, कैपेसिटर के बीच का सेपरेशन दिया है, आपको टाइम गिवन है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मल्टीपल तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो सब गिवन है, हमें सारी वैल्यूज पता है। द फर्स्ट इज, पहली वैल्यू क्या दी है, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या हो जाएगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सिंपल। V की वैल्यू क्या दी है, क्वेश्चन में गिवन है। V क्या है, वोल्टेज। वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट, तो लिखेंगे 200। एरिया, एरिया भी अपन को गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। गड़बड़ कहाँ होगी, ये यूनिट में, ये यूनिट CGS दिया है। CGS को हमको SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अपन क्या लिखेंगे, 20 इंटू 10⁻⁻4, राइट। ये हो गया हमारा। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें क्या दिया है, ये हमें दिया है 1 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। और टाइम कितना दिया है, 1 माइक्रो सेकेंड। फिर यूनिट कन्वर्जन, 1 सेकेंड कितना होता है, 1 माइक्रो सेकेंड के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 कूलम। अब इसे फर्दर सॉल्व करना है। कोई डाउट है इस न्यूमेरिकल में, मैंने इसी के साथ रिलेशन भी बता दिया। कोई डाउट है? यस पंकज।